हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और समस्थिति इन दो विषयों पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अर्थात महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पर कि ये सिद्धांत किस रूप में हमारे सामने आता है, क्या बात ये स्पष्ट करता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इसके बारे में हम आज यहाँ पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो महाद्वीपीय प्रवाह है आखिर ये है क्या, किस रूप में है। तो इसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो हम ये देखें कि आज जो ये विश्व का मानचित्र हमें इस रूप में दिखाई दे रहा है, क्या ये विश्व का मानचित्र प्रारंभ से ही ऐसा था? अर्थात ये समस्त महाद्वीप जो आज विश्व के अंदर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, क्या ये प्रारंभ से ही ऐसे थे या इस प्रकार का भाग धरातल पर विद्यमान था? यदि हम इस मानचित्र पर गौर करते हैं तो हम ये देखें कि यदि ये जो बीच वाले भाग को यदि हम हटाते हैं, अंदर की ओर दबाते हैं और या यूं कहें कि इन धरातलीय भागों को हम नजदीक लेकर के आते हैं तो ये सारे धरातलीय भाग आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे धरातलीय भाग आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये जो भाग थे इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो भाग हैं ये पहले कभी जुड़े हुए थे और इनमें किसी भी कारण से, कारण पर हम बाद में बात करेंगे कि किसी भी कारण से प्रवाह हुआ है और प्रवाह होने के कारण से ये महाद्वीप वर्तमान स्थिति में इस प्रकार से यहाँ पर आए हैं। तो ये जो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है इसी तथ्य को ये सिद्धांत स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जो विचार है वो सबसे पहले फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एंटोनियो स्नाइडर ने रखा था। 1912 में जर्मन विद्वान वेगनर ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की और उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस आज हम जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंतर्गत बात करेंगे ये हम वेगनर के सिद्धांत पर ही चर्चा करेंगे। वेगनर मुख्य रूप में जलवायु विज्ञानी थे और वो पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने ये देखा कि जब पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि विभिन्न स्थानों पर जलवायु एक जैसी रही है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के भाग रहे होंगे लेकिन विभिन्न स्थानों पर जलवायु एक सी रही है। तो इस बारे में उन्होंने दो विकल्प रखे। सबसे पहली बात तो ये कि पृथ्वी पर इन स्थानों पर जो जलवायु कटिबंध हैं वो परिवर्तनशील रहे होंगे, कि जलवायु परिवर्तित होती रही होगी। लेकिन यदि जलवायु परिवर्तनशील नहीं रही तो महाद्वीपों की स्थिति जो है वो परिवर्तनशील रही होगी। तो वेगनर ने इस दूसरे विकल्प को स्वीकार किया। वेगनर महोदय ने इस दूसरे विकल्प के ऊपर गौर किया और इन्होंने कहा कि जलवायु तो परिवर्तनशील नहीं रही किंतु महाद्वीपों की स्थिति परिवर्तनशील रही है और इसी के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर विस्तार से चर्चा की। अर्थात इन्होंने ये कहा कि किसी समय पर, यानी कि हम बात यूं कहें कि वेगनर ने कहा कि पृथ्वी पर किसी समय पर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर विद्यमान था। उस एक ही महाद्वीप का नाम इन्होंने पेंजिया रखा और एक ही महासागर का नाम इन्होंने पेंथालासा रखा। अर्थात कि जो पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप यानी कि जो समस्त धरातलीय भाग आपस में जुड़े हुए थे, जिसे कि सुपर कॉन्टिनेंट या सुपर महाद्वीप या बृहद महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, उसका नाम रखा पेंजिया। पेंजिया का अर्थ होता है होल अर्थ, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी। और एक ही महासागर जो उस समय विद्यमान था उसका नाम था पेंथालासा। इस पेंजिया के बीच में एक टेथिस भूसन्नति विद्यमान थी। ये जो टेथिस भूसन्नति विद्यमान थी, इस टेथिस भूसन्नति ने इस पेंजिया को दो भागों में बांट रखा था। इसका उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। यहाँ पर इन दोनों भागों से अपर्दन की क्रिया के दौरान टेथिस भूसागर के अंतर्गत टेथिस भूसन्नति के अंदर तलछट का जमाव निरंतर हो रहा था। साथ ही साथ इन्होंने ये भी माना कि ये जो स्थलीय पिंड हैं अर्थात जो धरातलीय भाग है ये हल्के पदार्थों से अर्थात सियाल से बने हैं, वही महासागरीय बेसिन जो है वो सीमा से निर्मित है। स्थलीय पिंड जो है वो महासागरीय बेसिन पर बिना किसी अवरोध के तैर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सियाल का घनत्व सीमा की तुलना में कम है, वही सीमा जो है वो अर्धद्रव अवस्था में विद्यमान है, जिसके कारण से ये जो स्थलीय भाग है अर्थात सियाल का जो भाग है वो महासागरीय बेसिन पर बिना किसी अवरोध के तैर रहा था। लेकिन आज से तकरीबन 27 करोड़ साल पहले अर्थात पर्मो कार्बोनिफेरस युग में
भूगर्भिक हलचलों के तेज हो जाने के कारण से धीरे धीरे पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। अब ये जो पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ, उस विखंडन के कारण से सबसे पहले यूरोप और अफ्रीका से उत्तर और दक्षिणी अमेरिका अलग हुए और ज्वारीय शक्ति के कारण ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुए और प्रवाहित होने के दौरान ही सीमा के द्वारा इस पर रुकावट पैदा की और रुकावट पैदा करने से इस सियाल के पश्चिमी हिस्से पर वलन पड़े, जिससे रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अर्थात इस पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो सबसे पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए, जिनके पीछे मुख्य भूमिका ज्वारीय शक्ति की रही है। इसी प्रकार से गुरुत्व बल और प्लावनशीलता बल के कारण भी गोंडवाना लैंड जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, जिसके कारण से टेथिस जो भूसन्नति थी उस पर दबाव पड़ने से उस पर वलन पड़े और आल्प्स और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। वहीं साथ ही साथ गोंडवाना लैंड का विखंडन होने से ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी अलग हो गए और ये अलग अलग होने से जो विभिन्न महाद्वीप जो हैं वो हमारे सामने बने हैं और ये भूगर्भिक हलचलें प्लायोसीन युग तक चलती रही है और पेंथालासा का जो अवशिष्ट भाग बचा वो वर्तमान में प्रशांत महासागर के रूप में विद्यमान है। यानी कि इन्होंने ये बात कही, अगर हम संक्षेप में जानना चाहें तो वो बात ये है कि जो पेंजिया अर्थात समस्त स्थलीय भाग एक साथ जुड़े हुए थे, उसके अंतर्गत जब आंतरिक शक्तियों के कारण से विखंडन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले यूरोप और अफ्रीका से उत्तर और दक्षिण अमेरिका अलग हुए। यानी कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं इस डायग्राम के अंतर्गत कि पहले ये संपूर्ण स्थलीय भाग एक था, एक साथ जुड़ा हुआ था। एक साथ जुड़ा हुआ होने से इसको पेंजिया का नाम दिया और ये जो महासागर एक साथ है, इस एक ही महासागर का नाम पेंथालासा रखा। इनके बीच में ये टेथिस भूसन्नति विद्यमान थी। इस टेथिस भूसन्नति के उत्तरी भाग को इन्होंने लोरेंशिया क्या नाम दिया, वहीं इसके साथ साथ लोरेंशिया या अंगारा लैंड का नाम दिया। वहीं ये जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को इन्होंने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। जब इनके अंतर्गत लगभग 150 मिलियन ईयर्स एगो पूर्व जो बात इन्होंने कही वो ये कही कि इनके अंतर्गत विखंडन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए और प्रवाहित होने से यूरोप और अफ्रीका और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर का यहाँ पर निर्माण हुआ और इस प्रवाह के पीछे ज्वारीय शक्ति की भूमिका थी। वहीं गुरुत्व बल और प्लावनशीलता बल के कारण से भी ये जो गोंडवाना लैंड था, इस गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ और विखंडन होने से ये विभिन्न धरातलीय भाग भी उत्तर दिशा की ओर अर्थात भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुए। प्रवाहित होने के कारण से ये यहाँ पर जो टेथिस भूसन्नति थी, इस टेथिस भूसन्नति पर दबाव पड़ा। दबाव पड़ने से यहाँ पर आल्प्स और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ और इनके कारण से ही ये अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारत के भाग से जुड़े और इस प्रकार से ये आज जो है विभिन्न महाद्वीप इस प्रकार से अपनी वर्तमान अवस्थाओं के अंतर्गत आए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो बात कही कि अलग अलग किस प्रकार से पेंजिया से इस स्थिति से महाद्वीपीय भाग इस स्थिति तक आए हैं, ये बात इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत समझाई है। अब ये बात कहना इतना आसान नहीं है कि महाद्वीप क्या प्रवाहित हुए होंगे, क्या महाद्वीप जो इतने विशाल धरातलीय भाग हैं क्या वास्तव में ये प्रवाहित हुए होंगे, क्या ये समस्त धरातलीय भाग एक साथ जुड़ा हुआ होगा। ये बात कहना अपने आप में थोड़ी सी एक अजीब स्थिति उत्पन्न करती है क्योंकि लोग आसानी से इस पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन वेगनर ने इसके संबंध में कई सारे प्रमाण दिए। उन प्रमाणों के आधार पर इन्होंने फिर अपने इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहला प्रमाण तो इन्होंने दिया कि ब्राजील के तट को, ये जो हमारा ये जो भाग हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्राजील का जो तट है इसको गिनी की खाड़ी में अर्थात इस वाले भाग के अंतर्गत अफ्रीका के पश्चिमी भाग में आसानी से मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को भी हम यदि नजदीक लेकर के आते हैं तो इनको भी हम आपस में मिला सकते हैं। ये बात भी हम इस मानचित्र के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा भी हम देख रहे हैं। तो इस स्थिति को इन्होंने नाम दिया जिग्सा फिट। वहीं दूसरा प्रमाण इन्होंने दिया कि ब्राजील का पठार और अफ्रीकी पठार के अंतर्गत चट्टानी समानताएं हैं,
जैसे ये भाग, ये ऐसा कब हो सकता है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों भागों के अंतर्गत ये जो है चट्टानी भागों के अंतर्गत, इस प्रकार से ये देखिए कि इन चट्टानी भागों के अंतर्गत ये अलग अलग महाद्वीप में होते हुए भी इनके अंतर्गत समानताएं पाई जाती हैं, चाहे ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के रूप में हो या अफ्रीका और साउथ अमेरिका के इधर की तरफ के भाग हो, यहाँ पर ये चट्टानी समानताएं पाई जाती है। इसी प्रकार ग्लोसोप्ट्रीज वनस्पति जो है वो दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका यहाँ पर एक साथ मिलना, जबकि इन भागों की जलवायु में बहुत अंतर है लेकिन एक समान वनस्पति का यहाँ पर मिलना। इसी प्रकार आइसलैंड, ग्रीनलैंड और उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में भूमध्य रेखीय जलवायु वाले पौधे अगर वहां पर मिल रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि इन धरातली भागों में विस्थापन हुआ होगा। नॉर्वे जैसे देश के अंदर कोयला खदान का मिलना अपने आप में इन महाद्वीपों के प्रभाव को भी प्रमाणित करता है। ये उदाहरण जो इन्होंने प्रमाण दिए हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो विभिन्न प्रकार के हैं, चाहे वो फॉसिल्स के रूप में हो, जीवाश्म जो हैं, वो इन भागों के अंतर्गत इस भाग से इस भाग में, अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका के बीच में मिले हैं। वहीं इसी प्रकार से ये जो हम देखते हैं जो लिथोसोरस हैं, इनके प्रमाण अफ्रीका, भारत और इसके साथ अंटार्कटिका में मिलना। वहीं ये ग्लोसोप्ट्रीज वेजिटेशन जो है ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में एक साथ इनका मिलना इन महाद्वीपों की एक जैसी स्थिति को प्रमाणित करता है। और इसी तथ्य को हम इस डायग्राम के द्वारा भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जितने भी धरातलीय भाग थे, दक्षिणी भाग जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कभी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में ये समस्त स्थल भाग एक साथ आपस में जुड़ा हुआ था, तभी ये धरातलीय प्रमाण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार हमने एक बात ये भी जानी थी कि उत्तर अमेरिका और यूरोप के अंतर्गत ये जो हमें पर्वतमाला यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो अपलेशियन माउंटेन है और ये कैलिडोनियन माउंटेन है, यदि हम इनको नजदीक लेकर के आते हैं तो ये धरातलीय भाग आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, तो ये एक अपने आप में लंबी चेन के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ इनका आपस में मिलना भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ये धरातलीय भाग कभी आपस में एक साथ रहे होंगे। इसी प्रकार लेकिन अब ये जो बात हम कहते हैं वो ये कि इनके सिद्धांत की कुछ आलोचना, इन सिद्धांत की जो कुछ आलोचना है वो इस प्रकार से की जा सकती है कि महाद्वीपों को प्रवाहित के लिए इतना अधिक जो बल है वो नहीं हो सकता। जिग्सा फिट के बीच में मध्य अटलांटिक कटक बाधा उत्पन्न करती है। वहीं इनके सिद्धांत में भी विरोधाभासी बातें हैं कि प्रारंभ में सियाल सीमा पर तैरती हैं और बाद में रुकावट पैदा करती हैं, इसका भी कारण इन्होंने नहीं बतलाया है। और कार्बोनिफेरस युग में ही इसका प्रारंभ क्यों हुआ, इसका कारण इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो ये हम एक यहाँ पर देख सकते हैं कि ये, लेकिन फिर भी इससे ये स्पष्ट जरूर होता है कि कुछ आलोचना इनकी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये बात प्रमाणित है कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इस महाद्वीपों के प्रवाह को एक तथ्य के रूप में वेगनर महोदय ने स्थापित किया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को बहुत अधिक माना जाता है। और यहाँ पर हम इस ग्लोब के अंतर्गत देख सकते हैं कि जो पेंजिया की जो स्थिति थी, उस पेंजिया से ये समस्त महाद्वीप वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत किस प्रकार से प्रवाहित होते हुए आए हैं। तो ये आज हमने जाना वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के बारे में क्या बात कही है, ये बात आज हमने यहाँ पर स्पष्ट की है। अब और आगे के बारे में हम हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।